सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में नार्मलता। तो देखिए क्या पढ़ना है आज का टॉपिक है नार्मलता। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नार्मलता के विषय में। तो नार्मलता होता क्या है? नार्मलता हम लोग ज्ञात करते हैं किसी बिलियन के 1 लीटर में। कहाँ ज्ञात करते हैं? किसी बिलियन के 1 लीटर में। याद रखिएगा, नार्मलता ज्ञात किया जाता है किसी बिलियन के 1 लीटर में। यानी मान लीजिए कोई 1 लीटर बिलियन है और उस 1 लीटर बिलियन में जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ चीनी हो या नमक हो, विलेय पदार्थ क्या हो सकता है? चीनी या नमक। अब किसी 1 लीटर बिलियन में जो विलेय पदार्थ है यानी चीनी है या नमक है, उस चीनी या नमक के जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या बोला गया? ध्यान रखिएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बोला गया। ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की कहलाती है नार्मलता। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम लोग निकालते कैसे हैं? तो निकालते हैं विलेय का भार, विलेय का भार और बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का कौन सा भार? तुल्यांकी भार। तो किसी भी विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाला जाता है? तो विलेय का भार और विलेय का जो तुल्यांकी भार होता है, यानी विलेय का भार और विलेय का तुल्यांकी भार क्या कहलाता है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब विलेय का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? तो इंतजार कीजिए, सब्र रखिए, अभी इसी वीडियो में आज ही नेक्स्ट, अभी इसके बाद तुरंत इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, तो वहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर यह समझिए कि जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है वो विलेय का भार और विलेय के तुल्यांकी भार के अनुपात के क्या होता है? बराबर होगा। तो हम लोग नार्मलता कहाँ निकालेंगे? 1 लीटर बिलियन में। तो किसी 1 लीटर बिलियन में विलेय पदार्थ की जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी, उस ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहते हैं? बिलियन की नार्मलता। और नार्मलता को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एन से। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसे कहते हैं? तो विलेय का भार और विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार और विलेय का तुल्यांकी भार क्या कहलाता है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाता है। तो नार्मलता याद रखिएगा, नार्मलता कहाँ निकाला जाता है? 1 लीटर बिलियन में। तो कहेंगे कि किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है वह क्या कहलाती है? उस बिलियन की नार्मलता कहलाती है। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखना क्या है कि किसी बिलियन, क्या लिखेंगे कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थों के, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नार्मलता कहते हैं। उस बिलियन की नार्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी बताया गया है कि किसी भी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित जो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है वह क्या कहलाती है? उस बिलियन की नार्मलता कहलाती है। तो देखिए नार्मलता का सूत्र होता है यहाँ पे कि नार्मलता बराबर, फार्मूला होगा विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर फार्मूला बनेगा विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या,
विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन। और आयतन जो होगा हमेशा याद रखिए, लिखते हैं हम लोग लीटर में, यल मतलब लीटर हो गया। तो जहां पर भी आयतन आए तो आयतन को हमेशा किस में लिखा जाएगा, लीटर में। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसका क्या फार्मूला होता है, तभी शुरू में बताए हैं, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होगा, तो होगा विलेय का भार, विलेय का भार। और याद रखिए जब भी भार आए तो भार जहां पर आएगा तो लिखेंगे ग्राम में। क्या लिखना है, ग्राम में। और अपान क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का, ये क्या हो गया, तुल्यांकी भार। तो अब देखिए अब क्या करना है कि जो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकला है, ये फार्मूला, इस फार्मूले को उठाकर यहाँ पर रखना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, विलेय का भार, क्या मिलेगा, विलेय का भार। तब यहाँ से देखिए नॉर्मलता बराबर हो जाएगा नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखा गया है ना, तो देखिए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के जगह पर क्या रखना है, तो रखना है विलेय का भार। क्या लिखेंगे हम लोग, विलेय का भार। तो हो जाएगा विलेय का भार, भार जहां पर आए वहां पर क्या लिखना है, ग्राम में। और अपान में देखिए क्या आएगा, नीचे आ जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार। नीचे क्या आ गया, विलेय का क्या लिखना है, तुल्यांकी भार। तो नीचे आ गया विलेय का तुल्यांकी भार। और गुणे यहाँ पर देखिए क्या है, विलयन का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विलयन का आयतन। ये हो जाएगा विलयन का आयतन। और आयतन जहां पर आएगा तो कोष्टक में क्या लिखना है, लीटर में, क्योंकि आयतन को हम लोग किस में नापते हैं, लीटर में। तो नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या आया, नॉर्मलता बराबर आया विलेय का भार ग्राम में अपान विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो फिलहाल अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए यह जो फार्मूला लिखा गया है, इस फार्मूले को अगर हम लोग मैथमेटिकल भाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाएगा। देखिए अभी बताया गया है कि जो नॉर्मलता होता है उस नॉर्मलता को प्रदर्शित करते हैं हम लोग किससे, कैपिटल एन से। अभी बताया गया है ना कि नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एन से। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलता, इसको लिखेंगे हम लोग कैपिटल एन से, बराबर विलेय का भार। अब याद कीजिए पहला लेक्चर याद कीजिए, जो विलयन पढ़ाए थे। तो जो विलयन होता है याद रखिएगा, विलयन जो होता है वह किससे बना होता है, विलायक और विलेय से बना होता है। यानी विलायक और विलेय जब मिलेगा तो क्या बनेगा, विलयन। और बताए थे कि याद रखिएगा विलयन के 2 लड़के, तो विलयन के कितने लड़के हो गए, 2। बड़ा लड़का कौन है, विलायक, छोटा लड़का कौन है, विलेय। तो विलयन का 2 लड़का हो गया, विलायक और विलेय। तो विलायक और विलेय का पापा का नाम क्या है, विलयन। तो विलयन के जो बड़े लड़के हैं उनका नाम है विलायक और छोटे लड़के क्या है, विलेय हैं। तो देखिए अगर हम लोग को भार को दिखाना है, विलायक के भार और विलेय के भार को प्रदर्शित करना है, तो भार को तो W से प्रदर्शित करते हैं, ये तो मालूम है। लेकिन अब एक जगह स्मॉल लेटर का यूज होगा और एक जगह कैपिटल लेटर का यूज होगा। तो बताइए इन दोनों में बड़े कौन है, तो अभी बताए हैं कि बड़ा बेटा कौन है, विलायक। तो विलायक बड़ा है तो बड़े के लिए बड़ा लेटर यूज किया जाएगा। तो विलायक के भार को कैपिटल W से लिखा जाएगा। और विलेय छोटा बेटा है तो विलेय के भार को किससे लिखा जाएगा, स्मॉल W से। अब अणुभार को अगर हम
अणुभार को हम लोग लिखते हैं यम से, तो यम से लिखा जाता है। तो अब एक जगह स्मॉल लिखना है यम, और एक जगह क्या लिखना है, कैपिटल यम लिखना है। तो जो बड़ा बेटा है यानी विलायक, उसके लिए कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। तो अणुभार, विलायक के अणुभार को कैपिटल यम से लिखेंगे हम लोग, और विलेय के अणुभार को किससे लिखा जाएगा, स्मॉल एम से, क्योंकि छोटा है तो छोटा लेटर से, और ये बड़ा है तो बड़े लेटर से लिखा जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब यह देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, विलेय का भार, तो विलेय है तो विलेय के भार को किससे लिखा जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू से, और इन लिख देना है ग्राम, यानी भार किस में होगा, ग्राम में। अपान तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार को लिखा जाता है ई से, किससे लिखा जाएगा, ई से, गुणे विलयन का आयतन, आयतन के लिखेंगे हम लोग भी से, इन, अब यहाँ पर लिख देना लीटर, क्योंकि यह किसमें है, लीटर में नापा गया है। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या बना, एन इजिकल टू फार्मूला हो गया W अपान ई इंटू भी, जहां भी क्या है, लीटर में है, और भी को कहते हैं आयतन। अब देखिए इसी फार्मूले का दूसरा रूप क्या होगा, इस फार्मूले का दूसरा रूप यह होगा कि n बराबर हो जाएगा W गुणे, अगर हम लोग यहाँ पर 1000 से गुणा कर दें, कितना से गुणा, 1000 से, तो ये हो जाएगा E इंटू भी, तब यह लीटर में नहीं होगा, तब यह हो जाएगा ml में, किसमें होगा, ml में हो गया, यानी लीटर को ml में बदला गया है, लीटर को ml में क्या किया गया है, बदला गया है। 100 से भाग करेंगे, 100 से गुणा करेंगे हम लोग, तो ml में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 से करें 1000 से, तो यहाँ पर 1000 से गुणा किया जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर 1000 से गुणा कर दें तब यह लीटर में नहीं लिखा जाएगा, तब यह इसका रूप हो जाएगा ml में। तो इसका दो फार्मूला हो गया, n इजिकल टू W गुणे 1000 बटे ई इंटू क्या आया, भी, अब यहाँ पर किस में नापा गया है, ml में, और यहाँ पर जब 1000 नहीं लिखेंगे तब क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। तो नॉर्मलता कितना सूत्र हुआ, 2 सूत्र हुआ। अब देखिए इसका जो मात्रक होता है, अब हेडिंग पड़ जाएगा यहाँ पर मात्रक, हेडिंग क्या पड़ेगा, मात्रक। तो मात्रक देखिए, तो इसका जो मात्रक होता है, अभी पहला वाला शुरू वाला सूत्र याद कीजिए, नॉर्मलता बराबर अभी हम क्या लिखे थे, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ऊपर आया था विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नीचे आया था विलयन का आयतन लीटर में। तो ऊपर क्या आ रहा है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ रहा है, तो इसका मात्रक होगा ग्राम तुल्यांक, क्या होगा, ग्राम तुल्यांक। अब बटे को कहते हैं प्रति, और नीचे लीटर आ रहा था तो प्रति लीटर, प्रति लीटर, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि ग्राम तुल्यांक, और यह ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा लीटर इनवर्स। तो नॉर्मलता का मात्रक क्या बना, नॉर्मलता का मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स होता है। अब नॉर्मलता को कैसे हम लोग निरूपित करते हैं, नॉर्मलता को कैसे व्यक्त किया जाता है, अभी बताया जाएगा। फिलहाल अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता का निरूपण, यानी नॉर्मलता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, किस किस रूप में हम लोग नॉर्मलता को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाइए अब लोग, नॉर्मलता का निरूपण। हेडिंग क्या बनेगा, नॉर्मलता, नॉर्मलता का निरूपण, निरूपण। तो देखिए नॉर्मलता का निरूपण कैसे किया जाता है। मान लीजिए कहीं लिखा है n, या 1n सिर्फ लिखा है, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल विलयन। इसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल विलयन, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल विलयन। अगर मान लीजिए n/2 लिखा है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 0.5n, भाग करेंगे, ऊपर 1 है नीचे 2, तो 0.5n आएगा, तो इसे कहा जाता है सेमी नॉर्मल विलयन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी नॉर्मल विलयन, इसे बोला जाएगा सेमी नॉर्मल विलयन कहा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट होगा n/10, n/10, या इसी को अगर भाग करेंगे तो 0.1n आएगा, जिसे कहा जाता है डेसी, डेसी नॉर्मल विलयन। क्या बोला जाएगा, डेसी नॉर्मल
बिलियन कहा जाता है। या देखिए n/5 भी होता है, इसे हम लोग भाग करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 0.5 n मिलेगा, यानी ऊपर 1 है, 1/5 भाग करेंगे तो 0 क्या मिलेगा 5। इसे कहा जाता है पेंटी नॉर्मल बिलियन। इसे क्या बोला जाएगा, पेंटी नॉर्मल बिलियन। तो इसे बोला जाएगा पेंटी नॉर्मल बिलियन। अब देखिए होगा n/1000 हजार, यानी या इसको भाग करेंगे तो 0.001 n आएगा। इसे बोला जाता है मिली, क्या बोलते हैं हम लोग, मिली नॉर्मल बिलियन। तो इसे बोला जाएगा मिली नॉर्मल बिलियन। अब आता है यहाँ पर 5n। 5n को कहा जाता है पेंटा नॉर्मल बिलियन। पेंटा नॉर्मल बिलियन। तो 5n को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटा नॉर्मल बिलियन। और लास्ट आएगा 10n, जिसे बोला जाता है डेका, क्या बोला जाएगा, डेका नॉर्मल बिलियन। तो डेका नॉर्मल बिलियन। तो देखिए यह क्या था, नॉर्मलता का निरूपण। यानी नॉर्मलता का निरूपण हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार से कर सकते हैं। यानी नॉर्मलता को 7 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, निरूपण किया जाता है। पहला 1n, तो 1n जहां लिखा रहेगा इसका मतलब उसे कहेंगे हम लोग नॉर्मल बिलियन। अगर n/2 लिखा रहेगा या 0.5n लिखा रहेगा तो इसे क्या बोला जाएगा, सेमी नॉर्मल बिलियन बोला जाएगा। अगर n/10 लिखा है या 0.1n लिखा है तो इसे क्या बोला जाएगा, डेसी नॉर्मल बिलियन बोला जाता है। अगर n/5 लिखा है या 0.5 लिखा है तो इसे पेंटी नॉर्मल बिलियन कहा जाएगा। अगर n/1000 लिखा है या 0.001n लिखा है तो इसे क्या बोला जाएगा, मिली नॉर्मल बिलियन बोला जाएगा। या 5n लिखा है तो इसे बोला जाएगा पेंटा नॉर्मल बिलियन। या 10n लिखा है तो इसे क्या बोला जाएगा, डेका नॉर्मल बिलियन बोला जाएगा। तो यह था नॉर्मलता का निरूपण। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो अब क्या पढ़ना है, नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव। यानी नॉर्मलता पर ताप क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब उसे जानना है। तो हेडिंग लगाइए, नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव। हेडिंग क्या बनेगा, नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव। और यह महत्वपूर्ण हेडिंग है, बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है कि नॉर्मलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए नॉर्मलता यानी ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता जो होती है वो घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता घटता है। ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता क्या होगा, घटता है, क्योंकि घटता है। रीजन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है। तो ताप बढ़ाएंगे तो नॉर्मलता घटेगी। तो याद रखिएगा, जब भी ताप बढ़ाएंगे तो नॉर्मलता घटती है। और नॉर्मलता क्यों घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या इंक्रीज होगा, क्या बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है। हमेशा याद रखिएगा, हम बताए भी थे पहले कि जब भी कोई विलयन है अगर उसे हम लोग गर्म करेंगे तो उसका आयतन इंक्रीज होता है, उसका आयतन बढ़ता है। तो जब आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता घटेगा। क्यों घटेगा, देखिए अभी बताया गया है कि नॉर्मलता का फार्मूला होता है W अपान, अभी पढ़े आप लोग कि W अपान होता है E इंटू भी यहाँ पर लीटर में था, इंटू
भी। तो अब देखिए अगर W और E को हटा दिया जाए, स्थिर मान लिया जाए, कांस्टेंट मान लिया जाए, तो यहां से हो जाएगा E, W और E को हटाएंगे, इसे स्थिर मानेंगे तो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/v, 1/v, यानी W और E हटेगा तो यहाँ पर बराबर की जगह पर समानुपाती का चिन्ह आएगा, नीचे क्या बचेगा, v बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यह बढ़ेगा तो यह घटेगा, ये ना हुआ, अगर यह घटेगा तो यह बढ़ेगा। तो बताइए जब विलयन को हम लोग गर्म करते हैं तो आयतन भी बताया गया है बढ़ता है, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताइए जब आयतन बढ़ रहा है यानी v बढ़ेगा तो यह इसका उल्टा लिखा गया है ना, उल्टा लिखा गया है। इसका मतलब अगर v बढ़ेगा तो n घटेगा, अगर v घटेगा तो n बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ताप जब हम लोग देंगे किसी भी विलयन को जब गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो जब आयतन v बढ़ेगा तो उस केस में नॉर्मलता क्या होगी, घटेगी। तो ये तो लिखा गया है कि ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन क्या होगा, जिससे ताप बढ़ाएंगे तो विलयन का आयतन बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो नॉर्मलता क्या होगा, यहाँ से घटेगा। और यह भी याद रखिएगा कि जो नॉर्मलता होता है वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नॉर्मलता क्या होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ताप बढ़ेगा तो नॉर्मलता घटेगा। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कोष्टक में कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, 1/t, यानी जो नॉर्मलता होगी, ये लिखे हैं कि जो नॉर्मलता होती है वह ताप के क्या होती है, समानुपाती होगी, यानी ताप बढ़ेगा तो नॉर्मलता घटेगा। तो याद रखिएगा कि ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो क्लियर हो गया कि ताप हम लोग बढ़ाएंगे तो नॉर्मलता क्या होगा, घटेगा। तो मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया कि ताप, नॉर्मलता पर ताप क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या लिखेंगे, तो लिखना यह है कि ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि तुल्यांकी भार, अभी नॉर्मलता के फार्मूले में बताया गया है, ध्यान देखिएगा कि नॉर्मलता n इक्वल टू, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि W/E इंटू v। तो E को क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकाला कैसे जाता है, याद रखिएगा तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र होता है, तो यहां पर आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा नोट, हेडिंग क्या लिखिएगा, नोट, और नोट में लिखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम बता रहे हैं कि जो तुल्यांकी भार E होता है, E निकालने का सूत्र होता है, देखिए E निकालने का सूत्र होगा पदार्थ का, विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, अपान होगा n। अगर इसे मैथमेटिकल भाषा में लिखना चाहें तो E इक्वल टू हो जाएगा W/n, क्योंकि विलेय का भार को इस W से लिखेंगे और यह n हो गया। n को कहते हैं हम लोग अम्लीयता या क्षारीयता, जहां n को क्या बोला जाएगा, अम्लीयता, अम्लीयता, या क्या बोला जाता है, क्षारीयता, क्षारीयता। तो याद रखिएगा कि तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र क्या होता है, विलेय पदार्थ का भार अपान n, यानी विलेय पदार्थ का भार स्मॉल w या अपान n। तो n को क्या कहते हैं हम लोग, अम्लीयता कहते हैं, या क्या कहते हैं, क्षारीयता। तो मान लीजिए अगर कोई अम्ल है, अगर किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो तो उसका फार्मूला अलग होगा, और किसी क्षार का तुल्यांकी भार निकालना हो तो उसका फार्मूला अलग होगा, और किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालना हो तो उसका फार्मूला अलग होगा। तो अभी फार्मूला क्या क्या होगा अभी हम लिखने जा रहे हैं, तो पहले भी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तो मान लीजिए अगर हमको निकालना हो अम्ल का तुल्यांकी भार, किसका निकालना हो, अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार,
क्या ज्ञात करना हो, अम्ल का तुल्यांकी भार। तो देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र क्या होगा, यहां पर होगा अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का तुल्यांकी भार यानी ई, निकालने का फार्मूला होगा अम्ल का अणुभार। क्या होगा फार्मूला, अम्ल का अणुभार। आपान में हम लोग लिखेंगे अम्ल की क्षारकता। क्या लिखना है, अम्ल की क्षारकता, या ऐसे कह सकते हैं कि अम्ल के एक अणु में, अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय H प्लस आयनों की संख्या, H प्लस आयनों की संख्या। तो देखिए यह क्या है, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का फार्मूला है। अगर मान लीजिए कोई अम्ल है, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो तो अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, या ऐसे लिख सकते हैं कि अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय H प्लस आयनों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको ज्ञात करना हो यहाँ पे कि HCl का तुल्यांकी भार किसका निकालना हो, HCl का क्या निकालना हो, तुल्यांकी भार निकालना हो। क्या निकालना हो, HCl का तुल्यांकी भार। तो देखिए HCl का अम्ल है, याद रखिए HCl क्या है, अम्ल है। तो जब अम्ल है तो ये बताया गया कि अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे अम्ल का अणुभार। तो क्या निकालना पड़ेगा, अम्ल का अणुभार। तो यहाँ पर जो अम्ल है वह HCl है, तो क्या निकालेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे हम लोग HCl का क्या निकालना है, अणुभार। अणुभार बराबर स्मॉल m से भी लिखते हैं इसे अणुभार को, तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या 1 होगी और क्लोरीन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो होता है 35.5, बराबर दोनों का ऐड किया जाएगा तो 35 है कितना हो गया 36, तो हो गया 36.5। तो यह अम्ल का क्या निकल गया, अणुभार। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अम्ल की क्षारकता या अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय H प्लस आयनों की संख्या। तो बताइए जो HCl है इसमें कितने H प्लस आयनों की संख्या है, तो एक ही है, क्योंकि यहां से देखिए HCl से जो H प्लस आयन अलग होगा वो एक ही बार अलग होगा, एक ही H प्लस आयन अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो अम्ल की क्षारकता या अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय आयनों की जो संख्या है उस वहां पे कितना होगा, 1 होगा। देखिए इसको अगर लिखना चाहें तो इसे स्मॉल m से लिखते हैं और इसे n से लिखा जाता है, यही n है। अम्ल की क्षारकता या अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय H प्लस आयनों की संख्या किससे लिखा जाएगा, n से, जो भी हम बताए हैं ऊपर कि E बराबर सूत्र क्या बताएं अभी कि E बराबर सूत्र होगा विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार। एक मिनट, अभी n बराबर बताया गया ना, n बराबर क्या था, अम्लीयता या क्षारीयता बताए थे। तो अम्लीयता या क्षारीयता जो बताए थे, तो अगर अम्ल रहेगा तो अम्ल की क्षारकता देखेंगे, या अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय H प्लस आयनों की क्या देखना है, संख्या, जिसे क्या इससे लिखा जाएगा, n से लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए तो HCl अणुभार कितना आया, 36.5 आ गया। अब यहाँ पर जो n का मान होगा, इसमें n का जो मान होगा वह 1 होगा। क्यों, क्योंकि H प्लस आयनों की संख्या कितना होगा, 1, क्योंकि HCl में से इसे तोड़ेंगे तो H प्लस आयन मिलेगा और वह एक ही बार मिलेगा, 2 बार तो मिलेगा नहीं। तो n का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे इसकी तुल्यांकी भार E बराबर, तो सूत्र हो जाएगा m अपान n बराबर m का मान कितना है, तो 36.5, n का मान 1 बराबर कितना आया, 36.5 आया। तो यह क्या निकल गया, HCl अम्ल का तुल्यांकी भार निकल गया। तो फिलहाल अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमको निकालना हो H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना हो,
किसका निकालना हो, H2SO4 का तुल्यांकी भाग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हमको क्या चाहिए, अम्ल का अणुभार चाहिए। तो यहाँ पर अम्ल क्या है, H2SO4 है, तो लिखेंगे हम लोग H2SO4 का क्या निकाला जाएगा, अणुभार, अणुभार बराबर m बराबर। तो बताइए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो पहले 2 लिखेंगे गुणे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या 1 होगा, प्लस लगाएंगे सल्फर, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है 16। परमाणु क्रमांक अणुभार निकालते समय परमाणु क्रमांक नहीं लिखा जाता है, द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है प्लस। अब यहाँ पर 4 है तो 4 को पहले लिखिए गुणे ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या होता है 16। तो अब देखिए 2 एकन्नम कितना हुआ 2, प्लस हो जाएगा 16, अब प्लस 16 चौको 64। अब जोड़िए कितना आ रहा है, तो 6 4 10, 10 2 12, तो 2 हासिल 1 और 6 1 7, 16 चौको 64 हो गया, और ये हो गया 16 और ये हो गया 2। तो 64 जोड़ना है, 16 जोड़ना है और फिर 2 जोड़ना है। तो 6 4 10 2 12 हासिल 1, 6 1 7 1 8। एक मिनट, सल्फर का 1 मिनट, सॉरी सल्फर का होता है 32, सल्फर कितना होगा 32 होगा। सल्फर का द्रव्यमान संख्या 32 होता है। हम परमाणु क्रमांक लिख दिए थे, परमाणु क्रमांक में लिखा जाएगा, द्रव्यमान संख्या लिखा जाएगा। तो जोड़िए, तो 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यन का मान। तो यन का मान कैसे निकलेगा, अम्ल है ना, अम्ल है तो यन का मान देखिए, अम्ल की क्षारकता या अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय H+ आयनों की संख्या। अब देखिए जो H2SO4 है इसमें अधिकतम कितने H+ आयन विस्थापित हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 H+ आयन अधिकतम विस्थापित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो H+ आयन है, क्योंकि जो हाइड्रोजन यहाँ पर है वो 2 बार है तो 2 बार विस्थापित हो सकता है। कितने बार, 2 बार। तो यन का मान 2 होगा, यन का मान क्या होगा 2। तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, तुल्यांकी भार E निकालेंगे हम लोग, फार्मूला m/n। तो m का मान हो जाएगा 98 और ये n का मान हो गया 2 बराबर कितना आ गया 49 आ गया। तो इसका अणुभार कितना आ गया 49। तो यह था अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अगर हम लोग अब किसी क्षार का, अम्ल का नहीं, अब किसका, क्षार का तुल्यांकी भार निकालना हो तो यहां पर हो जाएगा क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। किसका, क्षार का। तो लिखेंगे हम लोग क्षार का अणुभार, क्या लिखना है, क्षार का अणुभार बटे क्षार की, अब यहाँ पे क्षार की क्षारकता नहीं अम्लीयता लिखना है। क्या लिखना है, अम्लीयता, अम्लीयता या क्षार के, ऐसे लिखेंगे, या क्षार के एक अणु में विस्थापनीय, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग OH- आयनों की संख्या। क्या देखना है, OH- आयनों की संख्या। तो यह क्या है, किसी क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का फार्मूला है। किसी क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का फार्मूला है, यानी क्षार का तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र होगा क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लीयता या क्षार के एक अणु में विस्थापनीय OH- आयनों की संख्या। इससे पहले वाले में H+ आयनों की संख्या देख रहे थे, अब यहाँ पे क्या देखना है, OH- आयनों की संख्या। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए अगर NaOH का निकालना हो तुल्यांकी भार, NaOH का क्या निकालना हो, तुल्यांकी भार, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो पहले इसका अणुभार हम लोग निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लोग NaOH का क्या निकालना है, अणुभार, जिसे लिखा जाएगा स्मॉल m से। तो सोडियम का द्रव्यमान संख्या होता है 23, जिसको याद नहीं याद कर लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, तो जोड़िए, तो 6 3 9, 1 10 के 0 हासिल 1 और 2 1 3 1, कितना हुआ 4, 40 हो गया। अब यहाँ पर n का मान देखिए, तो यह क्षार है ना, तो क्या देखेंगे,
OH माइनस आयनों की संख्या, तो OH कितने बार है, OH एक ही बार है, तो यहाँ पर एक होगा। अगर मान लीजिए CaOH का अगर होल ट्वाइस रहता ना, तो यहाँ पर जो N का मान हम लोग लिखेंगे तो ये क्षार ये भी है, इसमें OH है तो क्षार है, लेकिन OH कितने बार है, देखिए 2 बार है, तो N का मान हम लोग क्या लिखते, 2 लिखते ऐसे। तो यहाँ पर N का मान 1 हुआ। हम लोग निकालेंगे अब तुल्यांकी बार इज इक्वल टू फार्मूला M/N, तो M का मान 40 और N का मान 1, तो बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। यह निकल गया किसी अम्ल का सॉरी किसी क्षार का तुल्यांकी भार। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना सीख गए, कैसे निकाला जाएगा। क्षार का तुल्यांकी भार निकालना सीख गए। अगर मान लीजिए कोई लवण है, किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालना हो, तो तीसरा हेडिंग लग जाएगा लवण का तुल्यांकी भार। लवण का क्या निकालना हो, तुल्यांकी भार। तो देखिए अगर किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालना हो तो इसका फार्मूला होगा, यहां पे लिख दे रहे हैं, लवण का तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होगा लवण का अणुभार, लवण का अणुभार और बट्टे में हो जाएगा धनायन, धनायन पर कुल धनावेशों की संख्या, धनायन पर कुल धनावेशों की संख्या। तो देखिए लवण का तुल्यांकी भार, तो लवण का तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र क्या होगा, लवण का अणुभार बटे धनायन पर कुल धनावेशों की संख्या। इसका एग्जाम्पल देखिए, जिससे मान लीजिए अगर NaCl का निकालना हो तुल्यांकी भार, NaCl का क्या निकालना हो, तुल्यांकी भार निकालना हो, तो अब देखिए जो NaCl होता है यह ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, तो यह क्या है, लवण है। तो लवण है तो इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, पहले इसका अणुभार निकाला जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग NaCl का क्या निकालना है, अणुभार, अणुभार स्मॉल m बराबर, तो आई बताया गया है सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 जोड़िएगा तो 5 3 8 और 3 2 5 58 दशमलव क्या आएगा, 5 आएगा। अब n का मान देखिए क्या होगा, तो n का मान देखेंगे धनायन पर कुल धनावेशों की संख्या, यानी जो NaCl है जब ये टूटता है तो बनाता है Na प्लस और क्या बनाता है, Cl माइनस बनाएगा। तो जो धनावेश है इस पर कुल कितने धनायन है, एक ही धनायन है तो एक लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर Mg+2 रहता तो कुल कितने धनायन हुए, 2 हुए, तो n का मान 2 लिखते, तो 1 लिखेंगे हम लोग। तो अब निकालेंगे हम लोग तुल्यांकी भार इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा M/N, तो M का मान 58.5 और n का मान 1, भाग करेंगे तो क्या आएगा 58.5 आएगा। तो यह क्या निकल गया, लवण का तुल्यांकी भार। तो किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना सीख गए, किसी क्षार का तुल्यांकी भार निकालना सीख गए, किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालना सीख गए। चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ चुके, अब पढ़ना है मोललता। क्या पढ़ना है, मोललता। तो हेडिंग लगा लीजिए मोललता, सॉरी मोलरता। हेडिंग क्या रहेगा, मोलरता। यह भी महत्वपूर्ण हेडिंग है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मोलरिटी, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोलरिटी। तो हेडिंग लिख लीजिएगा मोलरता। तो जो मोलरता होता है वह यह भी किसी बिलियन के 1 ही लीटर में हम लोग निकालते हैं, जिसे नॉर्मलता को किसी बिलियन के 1 ही लीटर में निकाला जाता है,
वैसे ही मोलरता को हम लोग निकालते हैं। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जो होती है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब देखिए मोलों की संख्या क्या होती है, तो क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाया गया है मोलों की संख्या निकालने का। मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो मान लीजिए कोई विलयन है, अगर उस विलयन के 1 लीटर, मान लीजिए कोई 1 लीटर का विलयन है, उसमें जो विलेय पदार्थ है यानी नमक है या चीनी है, उसके जो मोलों की संख्या होती है, उस मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। जिससे मान लीजिए हम लोग 1 लीटर विलयन लिए हैं और 1 लीटर विलयन में जो विलेय पदार्थ है वो मान लीजिए नमक है, क्या है, नमक है, और नमक का सूत्र होगा NaCl, NaCl होगा। मान लीजिए अगर हम लोग 50 ग्राम NaCl लिए हैं तो इसका भार कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया। और इसका अणुभार कितना होगा, इसका अणुभार होता है सोडियम का 23, क्लोरीन का 58.5 होगा, 58.5। और भाग इसमें जब होगा तो जो मान आएगा, मान लीजिए कुछ भी तो आएगा यहाँ पर निकल कर ना, तो जो भी कुछ आएगा वो क्या कहलाएगा, मोलों की संख्या कहलाएगा। और जितना मान आएगा यहाँ पे वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, मोलरता कहलाएगा। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, जो नॉर्मलता का परिभाषा लिखे हो वहां जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखा गया था, अब उस ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कट कर के अब क्या लिखना है, मोलों की संख्या को लिख देंगे तो परिभाषा बन जाएगा मोलरता का। तो एक तीर से 2 निशाना, नॉर्मलता का परिभाषा याद करेंगे तो मोलरता का याद हो जाएगा। जहां पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखा है उसको कट करके अगर हम लोग लिख दें मोलों की संख्या तो उसे क्या कहेंगे, मोलरता। अब मोलों की संख्या निकाला कैसे जाएगा, तो पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार और विलेय पदार्थ का अणुभार, यानी विलेय पदार्थ जो घुला है, मान लीजिए नमक हो या चीनी हो, तो उसका अणुभार निकालिए और उसके कितना घुला है 10 ग्राम 50 ग्राम वो लिखिए और इसके अणुभार से भाग कीजिए, जो आएगा वही उसका उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, क्या लिखना है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैपिटल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहां पर सूत्र होगा मोलरता बराबर, पहले लिखेंगे विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, क्या लिखना है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जिसे लिखा जाता है स्मॉल एम से, सॉरी अभी लिखेंगे हम, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन हो जाएगा, क्या होगा, विलयन का आयतन
और आयतन जब भी आए तो क्या लिखना है, लीटर में लिखना है। तो अब देखिए, अगर इसी फार्मूले को मैथमेटिकल भाषा में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मोलरता को अभी बताया गया है कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। तो कैपिटल एम बराबर मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से लिखते हैं, और आयतन को लिखेंगे भी से, और यहाँ पर लिखेंगे इन एल मतलब लीटर में। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि एन बराबर सूत्र होता है डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, तो यहाँ पर रखिएगा मान, यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो देखिए एम बराबर क्या मिलेगा, एन के जगह पर लिखना है डब्ल्यू अपान एम आ जाएगा नीचे, तो एम इंटू भी इन यल, यल मतलब लीटर में, और यह जो भार है वह किस में होगा, ग्राम में होगा, इन ग्राम, भार ग्राम में होगा और आयतन किस में होगा, लीटर में होगा। तो यह मोलरता का सूत्र हो गया। या इसी फार्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए एम बराबर डब्ल्यू गुणे, अगर हम लोग 1000 से यहाँ पर गुणा कर दें तो क्या होगा, एम अपान एम इंटू भी, जो भी होगा अब इन एम एल हो जाएगा, यह किस में होगा, एम एल में होगा। तो मोलरता का दो सूत्र आ गया, एक स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू भी किस में है, लीटर में। अगर एम एल में होगा तो इस फार्मूले में ऊपर कितना से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब उसके नीचे हम लोग लिखेंगे जहां, यहां से लिखना है, इसके नीचे लिखना है कि जहां, देखिए डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू को कहा जाता है विलेय का भार। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार ग्राम में। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार ग्राम में। स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार है। तो स्मॉल एम को कहा जाएगा विलेय का, क्या बोला जाएगा, अणु भार। तो यह विलेय का अणुभार हो गया। और भी क्या हो गया, आयतन हो गया। भी को कहा जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। यह लीटर में भी हो सकता है, एमएल में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है और एमएल में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। अब इसका मात्रक देखिए क्या होगा, तो हेडिंग पड़ जाएगा मात्रक। तो मात्रक देखिए, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। तो मोलरता का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि मोल, लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स होता है। तो इसका मात्रक क्या हुआ, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरता का निरूपण, यानी मोलरता का निरूपण कैसे कैसे होता है। जिससे नॉर्मलता का निरूपण बताया गया है वैसे ही मोलरता का निरूपण होगा। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग कि मोलरता का निरूपण। हेडिंग क्या पड़ेगा, मोलरता का निरूपण। तो देखिए मोलरता का निरूपण पहले हम लोग व्यक्त करते हैं 1 एम से। इसका मतलब मुझसे कहा जाएगा मोलर बिलियन। क्या कहते हैं हम लोग, मोलर बिलियन। या ऐसे कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि अर्थात मोलरता 1 है, अर्थात मोलरता कितना है, 1 है। क्योंकि यहाँ पर 1 एम लिखा है ना, तो एम मतलब मोलरता कितना है, 1, 1 मतलब 1 है। फिर इसे व्यक्त किया जाता है 2 एम से, यानी मोलरता कितना है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि मोलरता क्या है, 2 है, तो मोलरता 2 हो गया। अब देखिए इसे व्यक्त किया जाएगा m/10 से। इसे कहा जाता है सेमी, क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी
मोलर विलयन, सेमी मोलर विलयन, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात मोलरता, भाग कीजिए, ऊपर 1 है नीचे 10 है, भाग करने पे क्या आएगा 0.1 आएगा ना, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, मान लीजिए 1, हाँ 0.1 अर्थात 0.1 है। अब हो गया, अब देखिए अब आएगा m बाई 1000, एक मिनट सॉरी m बाई, यहाँ पर m बाई 5 कीजिए तो m बाई 2 हो गया और 2m हो गया, m बाई 5 करेंगे अगर हम लोग m बाई 10, m बाई 2 से भी लिखते हैं, m बाई 2 से, तो इससे आएगा सेमी मोलर विलयन, अर्थात मोलरता यहाँ भाग कीजिए तो 0.5 होगा, क्योंकि 1 में 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 0.5। और m बाई 10 को कहा जाता है डेसी मोलर विलयन, क्या कहते हैं, डेसी मोलर विलयन, तो m बाई 10 को कहा जाता है डेसी मोलर विलयन, अर्थात मोलरता कितना है, भाग कीजिए, यहाँ पे भाग करेंगे हम लोग तो मिलेगा 0.1 है, इसका मतलब हुआ कि मोलरता 0.1 है। अब देखिए अब होगा m बाई 100, इसे कहा जाएगा सेमी मोलर, सेमी नहीं डेसी, सेमी, सेंटी कहा जाएगा इसे, सेंटी, इसे कहा जाएगा सेंटी मोलर विलयन, सेंटी मोलर विलयन, ऐसे कह सकते हैं, अर्थात मोलरता, भाग कीजिए यहाँ पे तो भाग करने पाएगा 0.01 है, और लास्ट होता है m बाई 1000, m बाई 1000 इसे लिखा था मिली, क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहेंगे मिली मोलर विलयन, मिली मोलर विलयन, अर्थात मोलरता कितना है, भाग कीजिए, यहाँ पे भाग करेंगे तो 0.001 है। तो देखिए मोलरता का निरूपण 1 2 3 4 5 6 प्रकार से हुआ। m का अर्थ हुआ मोलर विलयन अर्थात मोलरता 1 है, 2m का अर्थ हुआ मोलरता 2 है, m बाई 2 का अर्थ होगा सेमी मोलर विलयन अर्थात मोलरता 0.5 है, m बाई 10 का अर्थ हो गया डेसी मोलर विलयन अर्थात मोलरता 0.1 है, m बाई 100 का अर्थ हो गया सेंटी मोलर विलयन अर्थात मोलरता 0.01 है, m बाई 1000 इसका मतलब हो गया मिली मोलर विलयन अर्थात मोलरता 0.001 है। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पढ़ना है, मोलरता पर ताप का प्रभाव। तो हेडिंग लगा लीजिए मोलरता पर ताप का प्रभाव। तो हेडिंग क्या बनेगा, मोलरता पर ताप का प्रभाव। तो हेडिंग है मोलरता पर ताप का प्रभाव। तो यहाँ पर भी ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या होती है, घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे नॉर्मलता है वैसे मोलरता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर मोलरता घटता है, ताप बढ़ाने पर मोलरता घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन, विलयन का
आयतन बढ़ता है। अभी बताया गया पूरा विस्तार से नॉर्मलता वाला में। देखिए अभी हम लोग फार्मूला पढ़े मोलरता बराबर W अपान m इंटू भी। तो अब बताइए W और m को कांस्टेंट माने तो समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा और नीचे क्या आ गया भी। इसका मतलब अगर भी बढ़ेगा तो m घटेगा। तो सीधी सी बात है, बार बार बताते हैं कि जब किसी विलयन को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ता है, और जब आयतन बढ़ेगा तो बताइए मोलरता क्या यहाँ से होगा, घटेगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि मोलरता जो होती है वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ताप बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो याद रखिएगा कि जब भी ताप बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर मोलर विलयन क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ से देखिए जब भी बढ़ेगा, विलयन बढ़ेगा तो m क्या होगा, घटेगा। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए मोलरता का परिभाषा पढ़ चुके हैं हम लोग, मोलरता का निरूपण पढ़ चुके, सूत्र पढ़ चुके, मात्रक पढ़ चुके, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वह पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे मोललता। क्या पढ़ना है, मोललता। तो हेडिंग लगाइए मोललता। मोललता, मोललिटी, मोललिटी। तो यहां पर नॉर्मलता मोलरता में 1 लीटर था, लेकिन यहां पर लीटर नहीं होगा। किसी 1000 ग्राम विलायक में क्या लिखेंगे हम लोग, किसी 1000 ग्राम विलायक में, किसी 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, किसी 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता को किससे व्यक्त किया जाता है, स्मॉल m से। तो देखिए किसी विलायक के 1000 ग्राम में, यानी किसी 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है उसे हम लोग का क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। अब देखिए इसका जो फार्मूला होगा, मोललता बराबर होगा विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार, भार जब भी आएगा तो ग्राम में लिखना है, अपान विलायक का भार, अपान होगा विलायक का भार ग्राम में, और गुणे यहां पर हो गया 1000। तो मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखेंगे कि मोललता को स्मॉल m से लिखा जाएगा, विलायक विलेय के भार को स्मॉल w से लिखा जाएगा। एक मिनट, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होगा, सॉरी, विलेय पदार्थ के यहां पर लिखेंगे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो देखिए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को स्मॉल n से लिखेंगे, विलायक के भार को कैपिटल W से, विलायक बड़ा भैया है ना, बड़ा भाई तो कैपिटल W, और गुणे क्या हो गया 1000। यहाँ पर लिखेंगे इन ग्राम, या ग्राम में है। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब यहां पर देखिए अभी बताया गया है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, चूंकि n बराबर फार्मूला होगा स्मॉल w अपान स्मॉल m,
तब यम बराबर मान रखिए यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल डब्लू, एन के जगह पर स्मॉल डब्लू, यम नीचे आ गया, गुणे कैपिटल डब्लू और गुणे क्या हो गया 1000, और यहाँ पर लिखेंगे इन ग्राम, तो यह ग्राम में है। अभी देखिए इसी फार्मूले का दूसरा रूप क्या होगा, इस फार्मूले का दूसरा रूप क्या होगा, इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, यम बराबर स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्लू इन केजी। जब केजी में लिखेंगे तो 1000 यहाँ से हट जाएगा, 1000 क्या होगा, हट जाएगा। और अभी बताया गया है कि यम क्या है, सॉरी यम पहले, डब्लू क्या है, तो विलेय का भार, डब्लू क्या कहते हैं, विलेय का भार ग्राम में, और स्मॉल यम क्या है, विलेय का अणुभार, ये हो गया विलेय का अणुभार। और भी क्या हो, कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का भार, कैपिटल डब्लू हो जाएगा विलायक का भार। अब यह ग्राम में भी हो सकता है, केजी में हो सकता है। अब इसका मात्रक देखिए क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा मोल प्रति ग्राम या मोल प्रति किग्रा। तो चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोललता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, मोललता पर ताप का प्रभाव। तो हेडिंग लगा लीजिए मोललता पर ताप का प्रभाव। मोललता पर ताप का प्रभाव। तो इसमें लिखेंगे हम लोग मोललता पर ताप का कोई प्रभाव, मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान या क्या कह सकते हैं भार ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो मोललता ऐसा है कि इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉर्मलता घटेगा, मोललता घटेगा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके फार्मूला देखिए, फार्मूला होता है स्मॉल यम बराबर डब्लू अपान यम गुणे कैपिटल डब्लू भी। अगर इसको नियत मानेंगे तो यम समानुपाती हो जाएगा डब्लू। बताइए ताप क्या ताप भार पर निर्भर करेगा, नहीं, ताप जो होता है भार पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिएगा आपका 60 किलो का वजन है, आग के पास बैठ गए तो ऐसा नहीं होगा 40 किलो खो जाएंगे आप, या गर्मी के मौसम में या धूप में निकल गए तो 10 किलो खो जाएंगे। तो भार जो होता है, क्योंकि इसमें आयतन नहीं आता है, देखिए नॉर्मलता मोलरता में नीचे आयतन आ रहा था, तो आयतन आ रहा था तो आयतन का गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, तो नॉर्मलता मोलरता घट रहा था। लेकिन आयतन जब यहाँ डब्लू आ रहा है यानी भार, और भार जो होता है वह ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो इसलिए मोललता पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।